तो ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपका एनसीईआरटी और आईआईटी के क्वेश्चंस किए थे। और मेन होता है कि आपका क्वेश्चंस करने के बाद कंसेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आई विल ओनली टेक प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी, और उससे आपका जेई मेंस में क्वेश्चन एज सच भी रिपीट होते हैं। अगर रिपीट ना भी हो तो इनसे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपका कंसेप्ट पार्ट है दैट बिकम्स वेरी क्लियर। आपको चीज़ें क्लियर होगी, नए क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दैट आई विल टेक टुडे। एक ये क्वेश्चन आप देखें, दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। ये है ए पेयर ऑफ, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1989, it is 2 mark problem. A pair of fair dice is rolled. Fair dice is rolled till a sum of 5 or 7 is obtained. एक पेयर फेंका डाइस का, जब तक कि सम 5 या 7 नहीं आ जाए, 5 नहीं आ जाए या 7, तब तक फेंका। Then find probability that 5 comes before 7. तो आज आपके सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चंस होंगे। आप देखें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आया है, उस टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता था पहले, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब ये कह रहा है कि 2 डाइस फेंकी, जब तक कि सम 5 नहीं आए 7 नहीं आए, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 जो है वो सम 5 जो है वो 7 से पहले आए। पेयर ऑफ डाइस फेंका, 2 डाइस इकट्ठी फेंकी, तो इवेंट मान लेंगे। और का मतलब यूनियन होता है, मैंने आपको बताया। लेट इवन विद द इवेंट दैट सम ऑफ 5 इज obtained, कि सम जो है वो 5 है। तो इवन का सैंपल स्पेस लिखें, सम 5 कैसे आ सकता है? 1 4 3 2, और कोई वे नहीं है 5 आने। एंड टोटल आउटकम्स व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो, वो आपके 36 है। सो P ऑफ इवन 4/36 1/9, ये P ऑफ इवन हो गया। सम ऑफ 5 इज obtained. Let E2 be the event that sum of 7 is obtained. तो E2 का सैंपल स्पेस लिखें, वन 6 6 1। 7 कैसे आ सकता है? ये 7 का सैंपल स्पेस है। नाउ P of E2, P of E2 6/36 1/6। ये देखिए, यहाँ P of E2 के 7 सम आए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। तो उसने बोला है पेयर ऑफ डाइस फेंका, जब तक सम 5 और 7 नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकालने की 5 7 से पहले आए, मतलब तब तक फेंकते रहे पेयर ऑफ डाइस को जब तक 5 या 7 नहीं आए। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 7 से पहले आए। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो ये आ गया कि पहले निकालें P ऑफ इवन यूनियन E2। P ऑफ इवन यूनियन E2 का मतलब या 5 आए सम या 7 आए। तो आपको पता ही है A यूनियन B 5 और 7, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 5 और 7। तो इट इज P even, P E2, P even इंटरसेक्शन E2। P even आप निकाल चुके हैं, 1/9 1/6, और इवन इंटरसेक्शन E2 5 है। तो अगर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0, बिकॉज आप चेक कर सकते हैं सैंपल स्पेस आपके पास है। इवन इंटरसेक्शन E2 5 है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये आपका 5/18। 5 और 7, 5 आए या 7 आए, इसका प्रोबेबिलिटी 5/18 आए।
5/18 के सम इज 5 और 7. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट neither 5 nor 7 is obtained. ना तो 5 आए ना 7 आए. मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्यों निकाल रहे हैं इसको. ना तो 5 आए ना 7 आए. इसका क्या होगा? P. ना तो 5 आए इवन कॉम्प्लीमेंट, 5 नहीं आए इवन कॉम्प्लीमेंट, एंड 7 नहीं आए E2 कॉम्प्लीमेंट. ना तो 5 आए ना 7 आए. 5 नहीं आए इवन कॉम्प्लीमेंट, 7 नहीं आए E2 कॉम्प्लीमेंट. By De Morgan law, A complement intersection B complement, A1 A union B whole complement. You know this? Neither 5 nor 7 ये होगा. अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना होना, तो 1 माइनस होना E1 यूनियन E2, और E1 यूनियन E2 आपने निकाला है 1 माइनस 5/18 दैट इज 13/18. ये आया. ना तो 5 ना 7. ध्यान से देखें, ऑफलाइन प्रोबेबिलिटी कराना कुछ और चीज है. ऑफलाइन में आपको आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ, मैं आपको बता दूंगा. इसमें मैं थ्योरी भी मैं 2-2 3-3 बार आपको रिपीट की मैंने. अब इसके बाद आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका बेस थ्योरी में जो मेन है. उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स तो बहुत ईजी है. तो वो है मेन आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरी. वो नेक्स्ट क्लास में आपका करा दूंगा मैं आज. तो आज आपका वो भी कवर हो जाएगा. तो आप देखें ध्यान से इसको. तो नाइदर 5 नॉर 7 इज ऑब्टेन्ड. तो नाइदर 5 नॉर 7 ये हो गया. ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें सेट भी यूज होता है, मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए लास्ट क्लास में. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया 13/18. अब ये कह रहा है ये आया कि ना तो 5 आए ना 7 है. अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 कम्स बिफोर 7. अब आप देखो ये कैसे होगा. पेयर ऑफ डाइस फेंकी है. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट 5 comes before 7, कि 5 जो है वो 7 से पहले आए. अब ऐसा कब होगा? ध्यान दें थोड़ा सा. 5 7 से पहले आए. सोचे, दिमाग लगाए. आपने पेयर ऑफ डाइस फेंका और 5 आ गया. सम आपका 5 आ गया. आप समझने की कोशिश करें. सम आपका 5 आ गया. तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी शायद. इट वाज आई थिंक 1/9. 1/9 वाज देयर जो हमने किया था कैलकुलेट. तो वो मैं मिटा दी, मैंने आपने नोट किया होगा. तो मान लो 5 आ गया और गेम बंद हो गई. तब तक फेंकनी जब तक मतलब 5 या 7 नहीं आए. लेकिन अब प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 5 7 से पहले आए. यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, कि जो सम 5 है वो 7 से पहले आए. मान लो डाई फेंकी और 5 आ गया, गेम बंद हो गई. और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और क्या हो सकता है? अब क्या होगा? और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में प्लस होगा. आपको पता है, बताइए मैंने बात, और में प्लस हो जाता है. अब बार बार वो चीज रिपीट नहीं होगी. इसलिए थ्योरी में बहुत टाइम दिया. 10 लेक्चर में आपका सिर्फ क्वेश्चन अभी तक इंडिपेंडेंट इवेंट तक ही पहुंचा मैं. इसलिए टाइम दिया कि ढंग से चैप्टर आपको समझ आ जाए. अब ध्यान दें, अब क्या होगा? उसने बोला 5 7 से पहले आए. अब जब दूसरी, और क्या हो सकता है? जब आपने पेयर ऑफ डाइस फेंका, मान लो ना 5 आएगा ना 7 आएगा, क्योंकि 5 7 से पहले आना चाहिए. 5 आ गया, गेम खत्म हो गई. अब क्या हुआ? फेंका ना 5 आया ना 7 आया. उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 13/18. 5 7 से पहले. अब दूसरी बार फेंका, सम 5 आ गया. ये हो सकता है इंटू 1/9. और क्या हो सकता है? और मान लो आपने डाई फेंकी, मतलब 5 आ गया, गेम बंद हो गया. तो केस हो गया ना 5 आया ना 7 आया. दूसरी बार मतलब केस किया आपने. ऐसा भी हो सकता है कि 5 आया ना 7 आया, 13. अब फिर 5 आ गया अगली बार 1/9. और पहली बार फेंका ना 5 आया ना 7 आया. फिर दोबारा फेंका ना 5 आया ना 7 आया, क्योंकि 5 कम्स बिफोर 7. 5 7 से पहले आना चाहिए सम. अब फिर फेंका, 5 आ गया. इन दिस मैनर यू विल डू एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी. तो समझने की कोशिश करें. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. फिर आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कन्वर्ट होते हैं. देखिए बहुत अच्छी यूनिक प्रॉब्लम है. 5 कम्स बिफोर 7. तो पहली बार फेंका, 5 आ गया. और क्या हो सकता है? फेंका ना 5 आया ना 7 आया, फिर 5 आ गया. तो इस ढंग से इन्फिनिटी तक जाएगा. विच इज इनफाइनाइट जीपी? which is an infinite GP. So sum A by 1 minus R. A आपका 1/9 है, R 13/18. तो it comes out to be 2/5. So this is the required answer.
that 5 comes before 7. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखें, ध्यान दें, ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जो आज आपको करा रहा हूं, इन पर बिल्कुल फोकस करें। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप देखें, ये आंसर आया क्वेश्चन का, द क्वेश्चन इज डन। मतलब जब पहली बार आपने फेंका तो ना 5 आया ना 7 आया। दूसरे केस में एक सम 5 आ गया, गेम खत्म हो गई। अब और क्या हो सकता है, क्योंकि 5 7 से पहले आना चाहिए, तो पहली बार फेंका ना 5 आया ना 7 आया, फिर दूसरा बार फेंका 5 आ जाए सम। तो इस ढंग से रिक्वायर्ड आंसर इज 2/5। द क्वेश्चन इज डन। और क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में। आईआईटी 1997 में एग्जाम कैंसिल हुआ था, आपको पता है, पेपर लीक हुआ था आईआईटी का, तो सी लिखा है, तो मतलब वो कैंसर वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। ये भी बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, देखिए आप, वेरी यूनिक प्रॉब्लम, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। इससे भी कंसेप्ट आपका काफी क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, 3 numbers are chosen at random, randomly चूज किए विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं की, मतलब रैंडमली निकाले या एक एक करके निकाले, फिर डाला नहीं दोबारा, मतलब उनको रिप्लेस नहीं किया। रैंडमली निकाले या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ये मैं आपको इसके बाद में वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दूंगा कि आप रैंडमली 2 बॉलें निकाल रहे हैं या एक निकाली रख ली, दूसरी निकाली, एक के बाद एक निकाली, दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मैं भी क्लियर कर दूंगा, कोई भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो 3 नंबर आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं किए। फ्रॉम सेट दिया है 1 2 3 अप टू 10, 1 से 10 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, जो नंबर 3 चूज किए उनमें मिनिमम जो है वो 3 है, और देयर मैक्सिमम इज 7, मैक्सिमम इज 7। अब ये देखो, आपके जैसे और है, एंड है, ये कंसेप्ट आ रहे हैं, तो इन कंसेप्ट में आपको दिक्कत आती है, आपको पता ही है। तो क्वेश्चंस करके चीजें क्लियर होती है। और में यूनियन होता है, आपको कितनी बार कराया, तो इससे और क्लियर होगा। तो इवन 3 नंबर आपने रैंडमली निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, कि जो 3 निकाले उसमें कम से कम नंबर 3 और मैक्सिमम 7 और है। तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन आपको बताया मैंने, और स्टैंड्स फॉर यूनियन, ये बात मैंने आपको क्लियर की हुई है बिल्कुल, कि और का मतलब यूनियन, इसलिए थ्योरी बॉटल से कराई गई है। तो इवन मान लेंगे, लेट इवन बी द इवेंट दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3। इवन है कि मिनिमम 3 है, नंबर तो 3 चूज किए, मिनिमम ऑफ 3 चूजन नंबर इज 3, मिनिमम 3, 1 से 10 तक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट और रैंडमली एक ही बात है। अभी ये नेक्स्ट एक एग्जांपल करा के वो भी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो देखो, मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, इवन है, तो पी इवन क्या होगा, देखो ध्यान दो, इसका मतलब है मिनिमम 3 है, जो 3 नंबर लिए उनमें सबसे कम जो है 3 है, तो 3 की एक में से एक ही आएगा, 3 आने का एक ही तरीका है। अब जो बाकी 2 आएंगे उनमें मिनिमम 3 से नीचे नहीं होना चाहिए, 3 तो ले लिया आपने, सारे बाकी में से आएंगे। आप समझने की कोशिश करें, मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, जो 3 नंबर लिए उसमें मिनिमम 3 है, तो 3 मिनिमम मतलब 3 तो आ लिया आपका, 3 नंबर आपने ले लिया, 3 ले लिया, मिनिमम 3 है, तो बाकी जो आएंगे 4 से लेकर 10 में से आएंगे। तो 4 से 10 तक कितने नंबर हुए आपके, 7 में, 4 से 10 तक आपके 7 नंबर बचे, तो बाकी 2 जो आएंगे 7 में से आएंगे, 7c2 अपॉन टोटल 10c3। तो ये देखिए, आप 7c2 ओपन करें, 7 कराया मैंने तरीका, 7 को 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, 10c3, 10 9 8 3 2 1। तो ये ध्यान दें थोड़ा सा, 21 बटा 120, 7 बटा 40। मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, मिनिमम 3, जो 3 नंबर लिए उसमें मिनिमम 3 है, तो पी ऑफ इवन आ गया। अब पी ऑफ इवन नोट कर लेना, पी ऑफ इवन 7 बटा 40, ये आगे। अब दूसरा, let E2 be the event that
मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज 7। E2 है कि मैक्सिमम ऑफ चूजन इज 7, कि जो बड़े से बड़ा नंबर है वो तीन जो नंबर लिए उनमें बड़े से बड़ा नंबर 7 है। मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज 7। P of it. E2 with the event that maximum of 3 chosen numbers is 7। तीन जो नंबर चूज किया मैक्सिमम 7, तो 7 से बड़ा नहीं है कोई, तो 7 आने का एक ही तरीका है में से। अब जो बाकी दो आएंगे 7 से पहले जाएंगे, मैक्सिमम 7 है। सो 7 से नीचे कितने आपको पता है, 1 से 6 तक 6 नंबर, तो बाकी दो जो आएंगे 6 में से आएंगे और टोटल 10C3। तो ये आ गया 6 गुना 5 बटा 2, 10 गुना 9 गुना 8, 3 गुना 2 गुना 1। तो ये देखिए 15/120। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5/40, 5/40 आगे 1/8 लिख लो, काटना है अगर आपको 1/8, दिस कम्स आउट टू 1/8। अब उसने बोला मिनिमम इज 3 और मैक्सिमम इज 7, और का मतलब यूनियन होता है। तो अब कैसे होगा देखें, और इसका मतलब है नाउ रिक्वायर्ड P ऑफ E1 यूनियन E2। आपको बताइए P ऑफ E1 यूनियन E2 ये होगा फॉर्मूला, यू नो फॉर्मूले की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, तो ये चीज इनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फॉर्मूला लगा दिया E1 प्लस P E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। P ऑफ E1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, P ऑफ E1 हमने कैलकुलेट किया है एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर। आपने कॉपी पे नोट किया होगा अपनी कि P ऑफ E1 हम निकाल चुके हैं, दैट इज योर 7/40 प्लस ये 1/8 है माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2, इसको नंबर 1 देते हैं। अब E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है, देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 कौन सा इवेंट है ये समझें। नाउ E1 इंटरसेक्शन E2 इवेंट कौन सा इवेंट है, E1 एंड E2, मतलब P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 है इवेंट दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर, तो जो मिनिमम ऑफ चूजन नंबर है वो 3 है। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है, E1 एंड E2 कि मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3 एंड मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर is 7. E1 intersection E2. What is E1 intersection E2? कि minimum of chosen number is 3, कि जो minimum of chosen number है वो 3, जो 3 नंबर आपने लिए, minimum of 3 chosen number, तो 3 नंबर चूज किए उनमें minimum 3 है, maximum 7। तो उसकी probability क्या होगी, minimum is 3, एक में से एक, maximum is 7, एक में से एक। तो 3 नंबर लेने, बाकी दो कहां से आएंगे, 4 5 6, 3 बच गए। मिनिमम इज 3, 1 में से 1, मैक्सिमम इज 7, 1 में से 1, बाकी क्या बच गए 4 5 6, क्योंकि मिनिमम 3 है मैक्सिमम 7 है, तो 2 तो ले लिए 3 और 7। अब बाकी दो कहां से आएंगे, 4 5 6, 3 में से आएंगे, तो 3 में से 2 और 10 में से 3, 10C3। 10C3 अभी तो कैलकुलेट किया, 10 9 8, डाउट मेरे को 40 का 40 तो काट के आया था ना, तो 10C3 यहां कैलकुलेट करो, 10 9 8 3 2 3 3 2 4, तो 120, तो 1/40 आ गया। इसको समझे, या 1/40 ऐसे रखें क्योंकि लास्ट में जब एलसीएम लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आती फिर। तो यहां पर वही है कि 10C3 मैंने 40 लिख दिया, तो यू प्लीज चेक इट। 40 तो काट के आया था ना, वो इसको चेक करो, 10C3 खोल लिया मैंने, 120 है, तो ये 1/40 आ गया। नाउ निकालना क्या है, अब यहां वैल्यू डाल दें यूजिंग दिस इन 1, यूजिंग दिस इन 1। तो आपके पास P ऑफ E1 यूनियन E2 7/40 1/8 माइनस 1/40, ये बन गया, तो ये बन गया 6/40 माइनस प्लस 1/8। तो इसको भी आप कर लें 5 से डिवाइड कर लें, 5 से मल्टीप्लाई, नीचे सेम हो तो इजी रहती है कैलकुलेशन, तो उसमें ऐड करना इजी रहता है। 11/40, required probability 11/40. This is the answer. 3 numbers are selected at random. Minimum of chosen number is 3. जो minimum है वो 3 है और जो maximum है वो 7 है।
So in this manner you will get the answer. तो required answer is 11/40. तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, 11/40 आंसर है। नेक्स्ट देखें आप, जो आपको कंसेप्ट मैंने बोला वो मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रैंडमली या विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों एक ही चीज होती है। देखो, the bag contains 3 red and 2 black balls. If 2 balls are drawn one by one without replacement, 2 बॉल ने एक एक करके निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया, निकाल के बॉल को दोबारा नहीं डाला, एक निकाली रखी विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one is red and one is black। एक ये पार्ट है रिप्लेसमेंट। इफ ये हो गया, इफ 2 balls are drawn at random, अगर 2 बॉल रैंडमली निकालनी, रैंडमली 2 बॉल निकालनी, 2 balls are drawn at random, रैंडमली निकालनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, रैंडमली निकाले या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले, दोनों का एक ही मतलब है, मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती है। यू प्लीज कंसिडर 2 balls are drawn at random, find the probability that one is black and one is red। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए और दोनों का मैं सेम आंसर आपको करके बताऊंगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो देखिए 3 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, तो पहला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड 1 इज ब्लैक। मान लो पहले रेड आए एंड 1 इज ब्लैक, फिर ब्लैक आ सकती है, और क्या हो सकता है, पहले रेड आई फिर ब्लैक आई, और का मतलब यूनियन, और क्या हो सकता है, पहले ब्लैक आ गई फिर रेड आई। 2 ही केस बनेंगे इसमें। पहले पार्ट में 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक रेड है और एक ब्लैक है। पहले रेड आ गई एंड फिर ब्लैक आई, और पहले ब्लैक आ गई फिर रेड आ गई। अब दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, अगर ये होगा पहले तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यूनियन जो है वो आपका प्लस में चेंज होता है, यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो यूनियन आपका प्लस में चेंज हो गया। देखें आप, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। अब उसके बाद देखें, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने बॉल दोबारा रिप्लेस नहीं की, तो रेड एंड ब्लैक, तो रेड आएगी पहले फिर ब्लैक की। देखो वैसे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या 2/5 है, लेकिन अब 2/5 नहीं रहेगी, अब 2/4 हो जाएगी। क्यों होगी 2/4? उसका रीजन है क्योंकि रेड बॉल तो अपने पास रख लिया आपने, तो बॉलें कम हो गई, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन लॉ, लेकिन इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, आपको पता है ब्लैक निकाला 2/5 है, लेकिन जब आपने रेड निकाल ली और रेड अपने पास रख ली, दोबारा बैग में नहीं डाली, तो टोटल बॉलें आपके 4 रह गई। तो रेड बॉल तो ब्लैक बॉल पर कंडीशन लगेगी कि रेड पहले आ जाए, फिर 2/4 होगा, तो यहां पर आएगा रेड, रेड आ गया 3/5 एंड B/R, ब्लैक पर कंडीशन लगेगी रेड की, तो 2/, बात वही है, उसको नाम दे दिया B/R। अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी 2/5 है, लेकिन अब ब्लैक बॉल पर कंडीशन लग जाएगी कि पहले रेड आ गई तो 2/4, और पहले ब्लैक आई 2/5, अब रेड आई, अब रेड पर कंडीशन लगेगी ब्लैक की, तो रेड पर कंडीशन ब्लैक की लगेगी 2/5, ब्लैक आपने निकाल ली। अब रेड कितनी बची आप देखें, रेड बॉल ब्लैक निकाली तो ब्लैक आपके पास बैग में अब एक ही ब्लैक बॉल बची, क्योंकि ब्लैक रख लिया अपने पास, तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड तो 3 ही है, तो 3/4, क्योंकि आपकी रेड पर कंडीशन लगी रेड बॉल पर कि ब्लैक पहले आ चुकी है, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी आपने बैग में रख ली, तो 3/4। अब आप देखिए इसको काटे नहीं, वो मैंने आपको बताया था कैंसिल नहीं करें क्योंकि नीचे एलसीएम सेम रहेगा, तो ये 6/20 जमा 6/20, तो यू विल गेट हियर 3/5 है इसका आंसर, कि 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, इसका आंसर आया 3/5। अब दूसरा पार्ट देखें, यह है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब है कि रैंडमली 2 बॉलें निकाल रहा है, अब दोनों के आंसर देखो सेम है। इफ 2 balls are drawn randomly,
2 balls are drawn, दो हाथ डाला बैग में और दोनों बॉलें रेंडमली निकाली। 2 balls are drawn randomly. Then probability, one is black, another is red. अब आप देखें, ब्लैक में से आएगी, रेड में से। ब्लैक दो में से एक ब्लैक बॉल 2C1 एंड वन इज ब्लैक एंड वन इज रेड 3C1। टोटल बॉल 5 है 5C2। 6/5 into 4/2 तो अगेन 3/5। तो मैच कर सकते हैं आप, दोनों आंसर आपके मैच हैं। तो इस क्वेश्चन से ये चीज क्लियर कर लो कि रैंडमली आप दोनों बॉलें निकालते हैं या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी से। इफ बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, दोनों बॉलें रैंडमली निकालें या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालें, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी आपकी सेम है। इन बोथ केसेस प्रोबेबिलिटी सेम। देख लें आप, ये चीज आपकी क्लियर होगी, मैंने ढंग से आपको समझा दिया, तो ये नोट कर लें। अगर रैंडमली निकालें या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालें तो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी आपकी सेम है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट के काफी क्वेश्चन आपको करा दिए, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। जो क्वेश्चंस आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है और आप चीजें आपको क्लियर होती हैं। तो एक क्वेश्चन देखें आप, ये 1984 में आया सब्जेक्टिव में, सीरीज प्रॉब्लम 2 मार्क्स। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर 2 independent events है, the probability that both A and B occurs, दोनों अकर करते हैं, is 1/6। probability that neither of them occurs is, दोनों में से कोई भी अकर नहीं करता है, 1/3। Find probability of occurrence of A की occurrence की निकालिए। देखिए इंडिपेंडेंट है, तो ये आप काफी क्वेश्चन आपको 9th लेक्चर में मैंने कराए, एनसीईआरटी से भी कराए। कई बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो डायरेक्ट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सिंस इट इज गिवन दैट A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब होगा P A इंटरसेक्शन B विल बी PA into PB। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B PA into PB होगा, विच इज इक्वल टू 1/6। ये गिवन है, PA into PB 1/6 उसने बोला है, दिया है। अब कह रहा है नाइदर ऑफ देम अकर्स, नाइदर ऑफ देम अकर्स, इसका मतलब है P ऑल्सो, A नहीं हुआ A कॉम्प्लीमेंट एंड B नहीं हुआ B कॉम्प्लीमेंट, वो 1/3। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये 1/3 आ गया। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 माइनस PA यूनियन B, इट इज 1/3। तो यहां से देखिए 2/3 P ऑफ A यूनियन B। अब PA यूनियन B खोल लो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हो गया 2/3 PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन, इट इज 1/6। यहां से 2/3 माइनस 1/6 PA प्लस PB, 2/3 प्लस आएगा क्योंकि माइनस PA इंटरसेक्शन। ध्यान रखिए कि माइनस प्लस की छोटी सी मिस्टेक से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे मैं इसको इस तरफ ले गया, मैंने यहाँ माइनस ले दिया, अगर मैं माइनस से कर देता सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ध्यान रखें -1/6, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आपको आता भी है लेकिन फिर भी गलतियां होती है एग्जाम में। उसका रीजन है कि प्रैक्टिस करो। तो ये इस तरफ आएगा, P इंटरसेक्शन B का मतलब है PA into PB, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो एंड इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन। तो PA into PB इस तरफ आएगा तो 2/3 प्लस 1/6 होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें, 4 प्लस 1/6, तो ये आ गया PA प्लस PB। तो ये आया, इसका मतलब है 5/6 PA प्लस PB। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बार बार आपको PA PB लिखना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि PA को x मान, PA को मान ले x और PB को मान ले y। एक x मान लिया, दूसरा y मान लिया, x y मानना इजी रहेगा।
तो x प्लस वाई 5/6 और एक्स वाई आपका 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए निकालना है, मतलब x निकालना है, तो इजी है यहां से y निकालना 5/6 माइनस एक्स। अब 10th क्लास का काम है, बार बार पी ए पी बी लिखना पड़ता है, तो पी ए को x मान लिया, पी बी को y मान लिया, y निकाला, इस y को यहां डाला, इट इज 1/6। तो 5x/6 माइनस एक्स स्क्वायर 1/6। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत प्रॉपर वे से होनी चाहिए, माइनर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि जैसे माइनस प्लस की गलती हो जाती है कि सारा क्वेश्चन आपको आता है, कंसेप्ट आता है, लेकिन थोड़ी सी गलती से, क्योंकि वहां तो क्रेडिट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप जो आंसर टिक करोगे उसका क्रेडिट है, कितना आता है उससे मतलब नहीं, तो ध्यान रखें इस चीज का। तो यहां से देखिए अब आप यू विल गेट क्वाड्रेटिक, तो 5x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 0, इसके फैक्टर्स आप कर दें, लेट मी चेक, 5x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 0, तो इसके फैक्टर्स ये नहीं होंगे, तो इसके फैक्टर्स होंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, वो मैं देख रहा था, ध्यान रखें, क्योंकि 5x है और मल्टीप्लाई आपका 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस 3x माइनस 2x, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लें, 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 2x माइनस 1, तो x 1/3 और x इक्वल टू हाफ। तो कई बार इन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन मेक इट ऑब्जेक्टिव, तो आईआईटी के क्वेश्चन कन्वर्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए, बहुत यूनिक प्रॉब्लम जो शुरू में आए हैं सब्जेक्टिव में, उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो देखिए x 1/3 1/3, तो दैट इज 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसने x ही पूछा था, x मैंने बता दिया इन दिस मैनर। तो ये है क्वेश्चन, आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको थ्योरी करा दी, अब लास्ट क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कराए, अभी भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग, तो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, तो उससे आपको चीजें क्लियर होगी, बार बार आप क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। इंडिपेंडेंट इवेंट पे काफी क्वेश्चन हमने किए, एक ये देखिए, ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट E dash denote the complement of E, E dash E का कॉम्प्लीमेंट है, let E F and G are pairwise independent events, they are pairwise independent मतलब E and F are independent, F and G are independent, E and G are independent, pairwise independent है with probability of G। अब आप देखिए, ध्यान दें इसमें, पहले आप बात करेंगे सारा E, F और ये G। अब आप देखें, ये इसमें रिजल्ट लगाएं, P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट बाई G। P A बाई B क्या होता है? A इंटरसेक्शन B बाई P B। इसका क्या मतलब है? ओनली G। इसका मतलब है ओनली G। ओनली G क्या होगा? देखो, ओनली G ये आपका है, ओनली G में सिर्फ ये आएगा, ओनली G। इसका मतलब है G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ओनली G। तो ये नोट करें, यहां पर ये जो फॉर्मूला यूज हुआ ये वाला यूज हुआ, क्योंकि आपको पता है P A बाई B क्या होता है? P A इंटरसेक्शन B बाई P, ये P A बाई B होता है। नोटिस थी? तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ओनली G, सिर्फ ये आएगा। क्वेश्चन में मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया था, बाई G है उसमें, ऐसे। तो ठीक कर लें आप क्वेश्चन। अब P A बाई B का फॉर्मूला, इंटरसेक्शन B बाई P B, A बाई B, A इसमें ये है पूरा, ये पूरा A है, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन B बाई P G। अब आप देखें क्या होगा, ये ओनली G, ये ओनली G है, क्या होगा? P G पूरे G में से ये कम होगा,
और ये कम होगा, ये कम होगा, देखिए माइनस, ये चीज 2 बार कम कर दी मैंने, 2 बार कम हो गया, एक बार ऐड होगा अपॉन पीजी। अब ये इंडिपेंडेंट है पेयर वाइज, इसका मतलब है पीएफ इंटू पीजी, पीई इंटू पीजी, और ये 0 दिया है, पी इंटरसेक्शन है, ये 0 हो गया, नीचे पी ऑफ जी। अब ऊपर से पी ऑफ जी कॉमन ले लें, 1 माइनस पी एफ माइनस पीई, नीचे पी ऑफ जी। उसने बोला है पी ऑफ जी 0 से बड़ा है, तो ये कट जाएगा, 1 माइनस पी एफ, 1 माइनस पी एफ का मतलब है पी एफ कॉम्प्लीमेंट, और अब आपकी इसका आंसर पी एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस पीई, पी एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस पी, इसमें नहीं है, इसको मतलब आराम से बना के देख लें, और क्या, अब इसको इसके साथ कर लें, इसको पी के साथ लिख लें, 1 माइनस पीई माइनस पी एफ, ये भी बढ़ेगा, ये वहां नहीं है, अगर मल्टीपल होता तो टिक कर देते। अब इसको इसके साथ कर लें, 1 माइनस पीई, ये हो जाएगा पीई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ, तो पीई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ, सी आंसर इज देयर। सो दिस क्वेश्चन इज डन। ये 2007 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके रिगार्डिंग थ्योरी भी मैंने आपको क्लियर कर दी सारी कि कैसे मैनेज हुआ क्वेश्चन। आई हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स, तो सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किए, तो ध्यान से देखें। दिस क्वेश्चन इज डन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे आपने करना है, देखें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजों को क्लियर करें, कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द सॉल्यूशन। अब वो 1992 वाला क्वेश्चन आप देखें, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। तो ये देखिए, ये 92 का क्वेश्चन है, आईटी का 6 नंबर का क्वेश्चन, आईटी जेई 1992 6 लॉट कंटेन्स 50 डिफेक्टिव 50 नॉन डिफेक्टिव। 2 बल्ब रैंडमली निकाले विद रिप्लेसमेंट, बल्ब निकाला, देखा, उसको डाल दिया। इवेंट्स ए बी और सी ऐसे डिफाइन किए, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, बी है सेकंड इज डिफेक्टिव, सी है 2 बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो बताना है पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट, चेक करना है, और ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। ए बी सी आर इंडिपेंडेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होंगे ए बी और सी, अगर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है तो ए बी एंड सी भी इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे एनसीईआरटी का आपको 6ठे लेक्चर में कराया था मैंने। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी काफी डिस्कस किया, तो ये साथ के साथ एक क्वेश्चन कर लें। तो लिखें लेट एक्स डिनोट डिफेक्टिव एंड वाई डिनोट नॉन डिफेक्टिव। एक्स डिफेक्टिव और वाई नॉन डिफेक्टिव। सैंपल स्पेस लिखें एक्सपेरिमेंट का। सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों एक सैंपल स्पेस, मान लो दोनों आपके डिफेक्टिव आ गए, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, दोनों आपके डिफेक्टिव, ये आपका सैंपल स्पेस हुआ। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्योंकि 2 निकाले, ये तो दोनों डिफेक्टिव आ गए, पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, पहले नॉन डिफेक्टिव आ गया फिर डिफेक्टिव आ गया। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस का क्या मतलब, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों डिफेक्टिव आ गए। अब इसमें एक चीज निकालनी, इनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी, बोथ आर डिफेक्टिव, पी एक्स एक्स। आपको बताया था मैंने ए बी का मतलब, पी ए बी को ए इंटरसेक्शन कराया मैंने आपको। ये पी ए बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी को पी ए बी भी लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। तो दोनों डिफेक्टिव मतलब एक्स इंटरसेक्शन एक्स। अब इसमें इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ही नहीं, क्योंकि बल्ब देख के उसको दोबारा फिर बैग में डाल दी, विद रिप्लेसमेंट लिखा क्लियरली, या रिटन क्लियरली विद रिप्लेसमेंट, तो ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो इट विल बी पी एक्स इंटू पी एक्स, 50 by 100 into 50 by 100, that is 1/4। फिर पी एक्स वाई ये होगा पी इंटरसेक्शन एक्स वाई, ये भी देख लिया, पी इंटरसेक्शन एक्स वाई व्हाट इट विल बी। तो वही है कि इसमें इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपका बल्ब टोटल सेम है दूसरा बल्ब निकालने से पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब नहीं बनता, कंडीशन लग भी जाएगी तो वही बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल बल्ब आपके सेम है। तो
पहले इसका मतलब ये होगा px इंटू पी वाई बाई एक्स, पी वाई, तो 50 बाई 100 इंटू 50 बाई 100 दैट इज ऑल्सो 1/4। पी वाई एक्स ये होगा y इंटरसेक्शन x, इट इज अगेन पी वाई इंटू पी एक्स, क्योंकि टोटल बल्ब सेम है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब अगेन 1/4। एक आएगा पी वाई वाई, दोनों डिफेक्टिव, y इंटरसेक्शन y दोनों नॉन डिफेक्टिव, इट इज ऑल्सो 1/4। तो ये तो निकाल, मैंने सैंपल स्पेस लिखा पहले पूरे का सैंपल स्पेस, दो बल्ब निकाले, कंप्लीट सैंपल स्पेस आई है रिटन, और उसके बाद सब की प्रोबेबिलिटी निकाली, पी एक्स एक्स की, पी एक्स वाई की, पी वाई एक्स की, पी वाई वाई की, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, हर एक की 1/4। अब इवेंट ए बी और सी पे बात करते हैं। तो देखिए मिटा रहा हूं क्वेश्चन में, स्पेस की दिक्कत है, ढंग से समझिए आप आराम से क्वेश्चन को, चीज आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन ऐसा कि इससे बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, टोटली और कंसेप्ट विल बी क्लियर। तो इवेंट एक ए लिखे, पहले ए क्या है, ए का सैंपल स्पेस लिखे, कह रहा है फर्स्ट इज डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव है तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। पहला डिफेक्टिव है बोल दिया, और क्या हो सकता है, पहला डिफेक्टिव है दूसरा डिफेक्टिव हो सकता है, ये बने। तो P ऑफ A निकालना, पी एक्स वाई प्लस पी एक्स एक्स, पी एक्स वाई ऑलरेडी आपने निकाला है, x इंटरसेक्शन y आप नोट करें, यूनियन बनेगा ये x इंटरसेक्शन x, तो निकाला है आपने x इंटरसेक्शन y, यू हैव कैलकुलेटेड 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, ये नंबर 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब B का सैंपल स्पेस लिखिए, सेकंड बल्ब इज डिफेक्टिव, तो पहला सेकंड डिफेक्टिव है, मतलब पहला नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, सेकंड डिफेक्टिव है, पहला डिफेक्टिव हो सकता है, तो ये B आएगा। अब B में आप P ऑफ B क्या मतलब होगा, P ऑफ YX प्लस P ऑफ XX, इसमें देखिए इसका मतलब है P Y इंटरसेक्शन X यूनियन P X इंटरसेक्शन X, P Y इंटरसेक्शन X म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो y इंटरसेक्शन x प्लस p x इंटरसेक्शन x, y इसलिए मैंने पहले y इंटरसेक्शन x निकाल लिया है ऑलरेडी, आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2 नंबर 2। अब c भी लिख लें, इसका तो पर्पस हो ही गया सॉल्व, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, साथ साथ नोट करते हैं। c भी लिख लें, c क्या है, व्हाट इज c, both are defective or both are non-defective, तो P of C, P of XX plus P of YY, मतलब P X इंटरसेक्शन X यूनियन Y इंटरसेक्शन Y, तो P दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, Px intersection x, Px into Px, 1/4 into 1/4, 1/4 into 1/4, 1/2 into 1/2, क्योंकि 1/2 है, 1/2 into 1/2, I think it is 1/2, क्योंकि x intersection x, हम तो निकाला x intersection x, 1/4 है तो 1/x intersection x मतलब Px into Px, डिफेक्टिव डिफेक्टिव 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आ गया, तो P ऑफ C आपका 1/2 आ गया। अब आप ध्यान दें, अब इसने बोला है पेयर वाइज देखो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और A B C इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए देखिए आप सबसे पहले आप इंटरसेक्शन B निकालें, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन B, A आपके सामने, A का सैंपल स्पेस ये देखो, B का सैंपल स्पेस आपके सामने, तो दोनों में कॉमन क्या है XX, तो P इंटरसेक्शन B निकाल लें, क्या बनेगा PXX, that is P X intersection X 1/2 1/2, that is 1/4, 1/4 आया, which is equal to PA into PB, so A and B are independent, तो A और B आपके पेयर इंडिपेंडेंट, प्रूव हो गया। P इंटरसेक्शन B, A आपका सैंपल स्पेस लिखा है आपने, B का लिखा है आपके सामने है,
तो दोनों में आपका कॉमन जो है वो क्लियर कटेंगे। एक्स एक्स कॉमन है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1/4 है विच इज इक्वल टू पी इनटू पीबी, तो दैट कम्स आउट टू बी, हेंस ए बी आर इंडिपेंडेंट। फिर बी और सी की बात करते हैं, तो ए और बी तो हो गए, इसको यहीं कर लेता हूँ। फिर बी, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप कैलकुलेशन है, लेंथी है थोड़ा सा क्वेश्चन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है, देखो सी है, बोथ आर डिफेक्टिव, बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। सी आपने लिखा है, बी आपके सामने है, तो दोनों में आ गया एक्स एक्स, तो पी बी इंटरसेक्शन सी दैट इज पी ऑफ एक्स एक्स, पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स, पी एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स डिफेक्टिव 1/2, 1/4 विच इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। इसका मतलब है इवेंट्स बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, तो बी और सी आपके इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी आ गए आपके सामने है सब कुछ। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कर लें, ए इंटरसेक्शन सी, देखो जी ए आपके सामने, सी आपके सामने, इंटरसेक्शन अगेन एक्स एक्स, सो पी ए इंटरसेक्शन सी, सिमिलर वे पी एक्स एक्स, आपको पता है मैंने बताया था एनसीईआरटी में, पी एक्स एक्स का मतलब है पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स, दैट इज पी एक्स इंटू पी एक्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दी, दूसरा निकालने से पहले पहला उसमें डाल दिया, तो टोटल वही रहे। ये भी 1/2 इंटू 1/2, 1/4 विच इज पी ए इंटू पी सी, दैट इज पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज वो इंडिपेंडेंट है, ये भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गए। अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन पार्ट हो गया, पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट। अब बोल रहा है ए बी एंड सी के इंडिपेंडेंट है, उसके लिए देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखें आपके सामने है, ए सेट आपके सामने पड़ा है, ये देखो ये बी सेट है, वेरी मच क्लियर, ये ए है और ये सी है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, फाइव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0, विच इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इसका क्या मतलब है, दैट इज ए बी एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, that is pair wise they are independent, pair wise वो independent है, pair wise वो independent है, लेकिन A, B and C जो है they are not independent। तो कहने का क्या मतलब है, देखो एक होता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, जो एनसीईआरटी में आपकी थ्योरी दी है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का मतलब है पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होंगे और A, B and C भी इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है ABCD, उस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ए बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ध्यान रखें, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का मतलब है दैट पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट एंड आल्सो ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। और ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट में 4 कंडीशन है, ए बी और सी भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन अगर वो आपके पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। तो इट मींस म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट ऑलवेज म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, क्योंकि हो सकता है उसमें चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, जैसे ये 1992 का आईटी का क्वेश्चन है, इसमें चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ए बी एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट। 1992 में 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया, देखिए आप कितना इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन भी इजी है, ये नहीं कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस लिखें और उसके बाद यू प्रोसीड कि कैसे आपने करना है। तो पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट, बट ऐसे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज आपकी यहां से प्रूव हो गई। और ये चीज नोट करें कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पेयर वाइज independent events are not always mutually independent। पेयर वाइज हमेशा म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट ऑलवेज म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज हमेशा म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
क्योंकि म्यूचुअल इंडिपेंडेंट में 4 कंडीशन है। ये मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी में भी दिया है। इफ ए, बी एंड सी आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, तो 4 कंडीशन है। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए पी बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी बी पी सी, पी सी इंटरसेक्शन ए, पी सी पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इट इज पी ए पी बी पी सी। तो अगर वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है तो 4 कंडीशन होंगी, पेयर वाइज भी होंगे और ए बी और सी भी इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, जैसे 92 में 6 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सो दिस ऑल अबाउट दिस थ्योरी, इस चीज को समझे आप, ये कंसेप्ट क्लियर करें। सो दिस इज द मेन थिंग दैट आई हैव कवर्ड, मैक्सिमम कवर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चंस हम जो है इसके आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी वी विल डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी आपका कवर होगा और ये जो आपको कराया ये भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे वो कर लेंगे 1990s के, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा कैसे करना है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में दैट आई विल टेक।